नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बच्चे होंगे। एंड ये हमारा ड्राइव्स का 4th एपिसोड है। इसमें हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा कि ट्रांजिएंट जो होते हैं हमारे, ट्रांजिएंट में कितना टाइम लगता है। अब ट्रांजिएंट का मतलब मेरा यहाँ से जो है, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ट्रांजिएंट में, वो ये कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है जो मोटरिंग जोन में काम कर रही है, स्टडी स्टेट में काम कर रही है। अब सोचिए कि मैंने मोटर टॉर्क को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अगर मैं मोटर टॉर्क को उल्टा करूंगा तो ऑब्वियसली फिर मोटर की रोटेशन उल्टी होनी चाहिए, बट वो एकदम से उल्टी नहीं हो पाएगी मोटर की रोटेशन, क्योंकि मोटर के पास इनर्शिया होता है, वो अपना एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब उसको उल्टा रोटेट करने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? ट्रांजिएंट टाइम। मतलब रिवर्स में स्टडी स्टेट अचीव होने में कुछ उसको टाइम लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिकली ट्रांजिएंट टाइम कैलकुलेशन पे होगा। ठीक है, तो आप बेसिक हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांजिएंट टाइम कैलकुलेशन। ट्रांजिएंट टाइम कैलकुलेशन। लेकिन ट्रांजिएंट टाइम कैलकुलेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने दो तरह के लोड टॉर्क बताए थे आपको, एक एक्टिव लोड टॉर्क और एक आपका पैसिव लोड टॉर्क। पैसिव लोड टॉर्क बताइए क्या था? पैसिव लोड टॉर्क या पैसिव लोड कौन से होते हैं? जिनमें जो लोड टॉर्क होता है वो ऑलवेज मोशन के ऑपोजिट होता है। अगर मोटर इधर घूम रही है तो उसका उल्टा, और मोटर अगर उल्टा रोटेट कर रही है तो ऑपोजिट, जैसे कि फ्रिक्शन मैंने बताया था आपको। ठीक है, और एक होता है एक्टिव लोड टॉर्क, एक होता है एक्टिव लोड टॉर्क। एक्टिव लोड टॉर्क कौन से थे बताइए? जो अंडर इक्विलिब्रियम भी उसको रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हो, जैसे कि टेंशन या फिर ग्रेविटी, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सही है, ये हमने बताया था आपको। तो इस तरह के जो थे उनको हम एक्टिव लोड टॉर्क बोलते हैं। तो ये चीज अब हमें यूज होगी, जरा देखिएगा। तो चलिए, मैं बता रहा था कि ट्रांजिएंट टाइम कौन सा टाइम होता है। ये हमारा ट्रांजिएंट टाइम, हम कौन से टाइम को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई मोटर है, मैं सिंपल एक केस ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई मोटर है दोस्तों। अब ये उसकी शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है। अब फिलहाल मोटर इस तरफ, उसका मोटर का टॉर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और लोड का जो टॉर्क है वो इस तरफ है, और मोटर जो है वो ओमेगा एम पे घूम रही है स्टडी स्टेट में मोटर की तरफ, मोटरिंग जोन में काम कर रही है। इसको मैं फॉरवर्ड स्पीड बोलूंगा, पॉजिटिव स्पीड। तो ये कौन सा जोन बन गया बताइए? फॉरवर्ड मोटरिंग, क्योंकि स्पीड मेरी पॉजिटिव है, जिधर मोटर का टॉर्क लग रहा है उधर ही स्पीड घूम रही है, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग। फॉरवर्ड मोटरिंग। तो फिलहाल फॉरवर्ड मोटरिंग जोन में हमारी मोटर जो है वो काम कर रही है। अब क्या हुआ सुनिए, हमने क्या किया, हमने सोचिए इसको उल्टा कर दिया। एक मिनट के लिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को उल्टा कर दिया। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिवर्स करूंगा तो ऑब्वियसली मोटर जो है वो रिवर्स में घूमेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि लोड मेरा जो है वो पैसिव टाइप का लोड है। जो लोड टॉर्क है वो कैसा है बताइए? लोड टॉर्क जो है वो है मेरा पैसिव लोड है, मान लीजिए पैसिव लोड है। तो पैसिव लोड जो होते हैं वो क्या होता है बताओ? मोशन के ऑपोजिट होते हैं वो। तो इसका मतलब मोशन तो स्टिल अभी पॉजिटिव ही है, तो उसको अपोज करने के लिए लोड टॉर्क मेरा क्या रहेगा? उधर ही रहेगा। सही है। अगर एक्टिव लोड टॉर्क होता तो क्या होता है? हाँ, उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। ठीक है ना? तो खैर जरा देखिए, अब क्या होगा सुनो। अब मेरा मोटर का जो टॉर्क है वो इधर है और लोड टॉर्क मेरा इधर है। अब आप बताओ, दोनों एक तरफ है, दोनों उल्टे साइड में। तो अगर मैं डायनेमिक इक्वेशन लगाऊं, जे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी ई माइनस टी एल होता था ना पहले। अब टी भी उल्टा हो गया, तो आप बताओ दोनों नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव और ये तो पहले से माइनस लगा हुआ था। तो इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो डी ओमेगा एम बाई डी टी क्या बनेगा बताइए जरा? इट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब स्पीड जो है वो उल्टा जाएगी, स्पीड जो है डिक्रीज होगी, माफ कीजिएगा, स्पीड जो है डिक्रीज होगी। लेकिन स्पीड तो पॉजिटिव है अभी फिलहाल, एकदम से डिक्रीज नहीं हो सकती, एकदम से स्पीड जो है वो डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, जब आप टॉर्क को रिवर्स करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में भी तो एक नई स्टडी स्टेट आएगी। पहले क्या था? पहले स्पीड टॉर्क जो था वो इस तरफ था और लोड टॉर्क इधर था, और स्टडी स्टेट स्पीड क्या थी? ओमेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, सोचिए अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो उसके बाद भी फिर क्या होगा? उसके बाद एक नई स्टडी स्टेट आएगी जिसपे दोनों क्या हो जाएंगे? फिर से बराबर।
आप बोलोगे सर कैसे बराबर हो जाएंगे, तो दोनों उल्टे लग रहे हैं ना। ये उल्टा तब तक है जब तक इसकी स्पीड पॉजिटिव है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बताओ, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अगर ये पैसिव लोड है तो जब ये उल्टा रोटेट करना स्टार्ट करेगी ये अपनी उल्टी डायरेक्शन बना लेगा। ठीक बात है। और जैसे उल्टी बनाएगा फिर एक नई स्टडी स्टेट, एक नई स्टडी स्टेट बनेगी जहां पे टी और टीएल फिर से क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन इस बार क्या होगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में बराबर होगा। ठीक है। तो बेसिकली अब यहां पे दो स्टडी स्टेट है, एक फॉरवर्ड मोटरिंग की और एक आपकी रिवर्स मोटरिंग की। लेकिन फॉरवर्ड मोटरिंग से रिवर्स मोटरिंग में जाने के लिए बीच में ब्रेकिंग जोन आएगा, बीच में ब्रेकिंग जोन आएगा। आप बोलोगे सर ब्रेकिंग जोन क्यों आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, लोड टॉर्क मेरा इधर है बीच में, क्योंकि मोशन मेरा इधर ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन स्पीड जो है वो बैकवर्ड है। मोटर का टॉर्क इधर है, लेकिन मोटर की जो स्पीड है वो उल्टी है। इसका मतलब कौन सा जोन है, ब्रेकिंग जोन। कब तक रहेगा ये ब्रेकिंग जोन, जब तक ये स्पीड जीरो ना हो जाए। जीरो के बाद ये स्पीड उल्टी हो जाएगी और जो लोड टॉर्क है ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, मोशन के ऑपोजिट में मान के चल रहा हूं। अब नई स्टडी स्टेट स्पीड बनेगी, अब नई स्टडी स्टेट स्पीड आएगी वापस से T=T। ठीक है भाई, लेकिन अब वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, इसका मतलब रिवर्स मोटरिंग जोन बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक स्टडी स्टेट स्पीड से दूसरी स्टडी स्टेट स्पीड तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट। अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली ये इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, आपको कंसेप्ट समझ आया मैं क्या करने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, मैं इसको बेसिकली इसमें क्या फंडा मैं लगा रहा हूं वो जरा देखिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ड्यूरिंग ट्रांजिएंट जो मेरा मोटर का जो टॉर्क है वो भी स्पीड का फंक्शन है, और जो लोड का टॉर्क है वो भी स्पीड का फंक्शन है। ट्रांजिएंट से पहले क्या था, ट्रांजिएंट से पहले कुछ स्टडी स्टेट आ रखी थी, ट्रांजिएंट से पहले कुछ स्टडी स्टेट आ रखी थी, और वो क्या थी, सोचिए फॉरवर्ड मोटरिंग थी 1 मिनट के लिए। और वो स्पीड कैसे निकालते हैं बताओ, बड़ा आसान है। आप क्या करो, आप मोटर का टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बना लो और लोड का भी बना लो। सोचिए लोड मेरा इस तरह का है, मान लीजिए लोड का कांस्टेंट टॉर्क है, ये मेरा टीएल है और ये मेरा टी है। तो यहां पे ये कर रहे हैं क्रॉस एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है बताओ, ये मेरा स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट है, स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम स्टडी स्टेट पॉइंट देखते हैं, स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट देखते हैं। बट अगर मान लीजिए अचानक से मैं मोटर टॉर्क को रिवर्स कर दूं, तो इसका मतलब ये बदल जाएगा पॉइंट। अब एक नया स्टडी स्टेट पॉइंट आएगा, उस नए स्टडी स्टेट पॉइंट तक पहुंचने में कुछ ट्रांजिएंट टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। वो जो टाइम है उसको हम ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं। और उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का भी लॉस होता है, तो हमें फिर एनर्जी लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही बात है। तो हमें कई बार क्या होता है, ट्रांजिएंट टाइम और एनर्जी लॉस वगैरह कैलकुलेट करना होता है। अब जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं और ट्रांजिएंट के दौरान क्या होता है। ठीक है, अब जरा देखिए दोस्तों, अब जरा देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करें, ट्रांजिएंट टाइम को निकालें कैसे। तो उसके लिए क्या फंडा है, जरा देखिए। मैं जानता हूं ड्यूरिंग ट्रांजिएंट जो मोटर का टॉर्क होगा वो भी स्पीड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्पीड वेरी कर रही है तो टॉर्क वेरी करेगा। और लोड का जो टॉर्क है वो भी वेरी करेगा स्पीड के हिसाब से, बिकॉज ज्यादातर जो लोड होते हैं वो स्पीड डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बहुत कम लोड ऐसे होते हैं जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो इन जनरल मैं क्या मान लेता हूं, लोड टॉर्क फंक्शन ऑफ स्पीड एंड मोटर टॉर्क फंक्शन ऑफ स्पीड। तो अगर मैं डायनेमिक इक्वेशन, बेसिक टॉर्क इक्वेशन अगर मैं फॉलो करूं, दैट विल बी इक्वल टू डी ओमेगा एम टी बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, बोलिए, टीई ओमेगा एम माइनस टी एल ओमेगा एम। बोलिए दोस्तों, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां से अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा डी ओमेगा एम टी डिवाइड बाई, और यहां पे जे रहेगा ऊपर, टीई ओमेगा एम माइनस टी एल ओमेगा एम, और इधर क्या बनेगा बताओ, डी टी। सही बात। अब जरा देखिए, अब मुझे यहां से टाइम को सोल्व करना है। अब मुझे यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी पड़ेगी। सोचिए जो ट्रांजिएंट टाइम है वो t = 0 से कुछ t टाइम पे हुआ,
कुछ टी टाइम लग रहा है ट्रांजिएंट ऑपरेशन में। मतलब एक स्टडी स्टेट से सोचिए ओमेगा एम वन पहले कोई स्टडी स्टेट स्पीड थी, ओमेगा एम वन से ओमेगा एम टू एक नई स्टडी स्टेट स्पीड है, वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, टी। तो यहां पे तो इंटीग्रेशन 0 to t कर दोगे आप, और यहां पे क्या करोगे, स्पीड कहां से कहां तक, यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड हो रही है ना, तो क्या आप ओमेगा एम वन से ओमेगा एम टू करोगे, नहीं जी, क्योंकि एक जो ट्रांजिएंट टाइम होता है एक स्टडी स्टेट से दूसरी स्टडी स्टेट जाने में वो इनफाइनाइट टाइम होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो e की पावर समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है, वो टाउ की टाइम उसमें आएगा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आएगा, और एक्सपोनेंशियल रिलेशन में आप जानते हो स्टडी स्टेट अचीव करने में जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो अगर आपने ओमेगा m1 से ओमेगा m2 स्पीड अगर आप जा रहे हो तो ये जो टाइम t की वैल्यू निकल के आएगी ये इनफाइनाइट निकल के आएगी। तो फिर स्टडी स्टेट किसको माने हम लोग, ओमेगा m2 को तो नहीं मान सकते, उससे तो टाइम इनफाइनाइट आएगा, तो फिर किसको हम माने, आप इस ओमेगा m2 का 95% ले लो, 0.95, इसको स्टडी स्टेट मानो, समझ गए हो। तो ओमेगा m1 से मुझे 95% ऑफ ओमेगा m2 तक आना है, ये जो टाइम आएगा इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टडी स्टेट, सॉरी ट्रांजिएंट टाइम, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट टाइम, ठीक बात। अगर मैं प्लॉट करूं, किसका प्लॉट, जरा देखिए, मैं डायग्राम प्लॉट से भी बता देता हूं। अगर मैं इस तरफ देखो, ये देखा जाता है एरिया है, किसका एरिया है, दो प्लॉट है मेरे पास, एक प्लॉट वो है जिसमें स्पीड वेरी कर रही है टाइम के साथ, ठीक है, और एक तरफ क्या ले रहा हूं मैं, जे टी ई ओमेगा एम माइनस टी एल ओमेगा एम, बोलिए दोस्तों, सही है। एक तरफ तो मैंने ये ले लिया और एक तरफ मैंने डी ओमेगा एम लिया है, मतलब स्मॉल विड्थ लिया। देखा जाए तो ये क्या है, ये एरिया नहीं बन गया, ये एरिया बन गया, कहां से कहां तक का एरिया बन गया, ओमेगा m1 से ओमेगा m2 के बीच का। तो अगर मैं, और ये जो चीज है ये क्या है, ये है रिवर्स ऑफ एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन का उल्टा है। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए, ये जो है ये क्या होती है, ये एक्सेलेरेशन होती है, डी ओमेगा बाई डी, डीवी बाई डी टी एक्सेलेरेशन होती है ना, वो तो लीनियर मोशन में होती है। अगर रोटेशनल मोशन आ जाए तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन में जे नीचे चला जाएगा, तो उसका उल्टा ही तो है ये, नहीं, तो इसका मतलब दिस इज इनवर्स ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको प्लॉट करूं विद स्पीड, तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा, वो जो है वो इस तरह का ग्राफ बनेगा दोस्तों, ठीक है, इन जनरल इस तरह का ग्राफ बनेगा। और यहां पे मेरी नई स्टडी स्टेट स्पीड है ओमेगा m2, और पहले क्या थी स्पीड, पहले मान लीजिए मेरी जो स्पीड थी वो समवेयर यहां पे कहीं थी, जहां पे ट्रांजिएंट स्टार्ट हुआ था, जहां पे ट्रांजिएंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम मान लीजिए ये मेरा ओमेगा m1 था, और जहां पे ट्रांजिएंट खत्म हो रहा है ये ओमेगा m2 है। बट मैंने आपको बताया कि मुझे ओमेगा m2 तक जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें जो टाइम लगेगा वो तो कहां तक जाएगा, वो तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका 95% तक जाना है बस, 0.95 ओमेगा m2, और यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट टाइम। तो आप बताओ कैसे निकालोगे ट्रांजिएंट टाइम को, इसका एरिया निकाल दो बस, देखो ये इनवर्स ऑफ एक्सेलेरेशन है इनटू डी ओमेगा में, तो आप ये कह सकते हो ये जो एरिया आएगा दोस्तों, दिस एरिया रिप्रेजेंट दैट टाइम, ट्रांजिएंट टाइम, क्योंकि आप जानते हो ये इसका दो कर्व का एरिया है ना, ये एरिया अंडर कर्व ही तो है, किसका, एक तरफ ये ले लो, एक तरफ ओमेगा एम ले लो, तो उसका जो एरिया आएगा, लेकिन कहां तक का एरिया लेना है, केवल 95% ऑफ ओमेगा m2 तक का एरिया लेना है, समझ आया अभी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बताइए, इस तरह से हम आपका ट्रांजिएंट टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझ आया आप लोगों को। अब चलिए अब जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि असल में हो क्या रहा है। तो जो क्वेश्चन है, मैं कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, एक दो अनसोल्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके बुक के एक्सरसाइज के, मैं रब कर दूं, इसको नोट कर लिया भाई, चलिए एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, देखिएगा दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ए मोटर लोड सिस्टम हैज फॉलोइंग डिटेल्स, कोई मोटर लोड सिस्टम है, उसकी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2, डायग्राम नहीं बना रखा, मैं वैसे ही क्वेश्चन को जो है ना डायग्राम में ढाल रहा हूं। एक क्वाड्रेंट 1 एक क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 1 में जो टॉर्क है
मोटर टॉर्क दैट इज 400 माइनस 0.4 n, ये मेरा मोटर टॉर्क है। वेयर n इज द स्पीड इन आरपीएम, स्पीड जो है वो आरपीएम में है। द मोटर इज कपल्ड विद एक्टिव लोड टॉर्क TL, TL क्या है मेरा? एक्टिव लोड टॉर्क दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 200 न्यूटन मीटर, ये मेरा एक्टिव लोड टॉर्क है दोस्तों, ठीक है। इट इज एक्टिव लोड टॉर्क। अब आपको एक्टिव लोड टॉर्क का मतलब समझ आएगा। एक्टिव लोड टॉर्क, ये मेरा एक्टिव लोड टॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है ये। अच्छा, क्वाड्रेंट 1 का बता रहा है ये, कैलकुलेट द मोटर स्पीड फॉर मोटरिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो मैं इसको मान लेता हूं स्पीड। फॉरवर्ड का मतलब तो स्पीड क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव ऑलवेज। तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में स्पीड ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। और मैं इसको क्या ले लेता हूं बताइए? टॉर्क, ठीक है। इसको, इस एक्सिस को मैं टॉर्क मान लेता हूं। अब सुनिए, तो ये कह रहा है कि फॉरवर्ड और ब्रेकिंग जोन में मुझे क्या बताना है? स्पीड बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले फॉरवर्ड इसमें मोटरिंग मोड में आता है। तो मोटरिंग मोड में जो स्टडी स्टेट स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 400 माइनस 0.4 n मस्ट बी इक्वल टू लोड टॉर्क, स्टडी स्टेट में ना भाई। तो बराबर कर देता हूं 200 के। तो आप बताइए n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बता सकते हो? n इज इक्वल टू 200 अपॉन 0.4, तो बन जाएगा 500 आरपीएम। बोलिए भाई, तो ये तो मोटरिंग मोड में आ गया। मोटरिंग मोड में मेरी ये स्पीड आएगी दोस्तों। बोलिए कोई दिक्कत है तो? इट इज इन मोटरिंग मोड, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए ब्रेकिंग मोड में। ये तो क्वाड्रेंट 1 की बात बता रहा हूं जिसमें मोटरिंग मोड था। अब आइए ब्रेकिंग मोड में। तो ब्रेकिंग मोड में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा बताओ? रिवर्स। ब्रेकिंग मोड में मैंने मोटर टॉर्क को उल्टा कर दिया। तो मोटर टॉर्क को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये बनेगा -400 प्लस 0.4 n, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्टिव लोड टॉर्क है। ये नहीं डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा। एक्टिव लोड टॉर्क है, ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा? इक्वल टू 200। मैंने आपको बताया था एक्टिव लोड टॉर्क क्या होता है, तो आप समझिए एक्टिव लोड टॉर्क क्या था। लोड टॉर्क अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। जो पहले लेके चले हो मोटरिंग मोड में, वही आपको ब्रेकिंग मोड में भी लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप फॉरवर्ड मोटरिंग और फॉरवर्ड ब्रेकिंग को देख रहे हो तो फॉरवर्ड मोटरिंग में जो लोड टॉर्क था वही मेरा फॉरवर्ड ब्रेकिंग में हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप बताओ यहां से क्या बनेगा? 0.4 n इज इक्वल टू क्या बनेगा? 600। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जरा? 1500 आरपीएम। n की वैल्यू आएगी 1500 आरपीएम। समझ आया? सो इन ब्रेकिंग, इन फॉरवर्ड ब्रेकिंग जोन द स्पीड विल बी 1500 आरपीएम एंड इन फॉरवर्ड मोटरिंग मोड स्पीड विल बी 500 आरपीएम। समझ आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक्टिव लोड टॉर्क लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों लिखा हुआ है? माइनस का मतलब समझाता हूं, ठीक है। माइनस का मतलब है मेरा जो है उसमें यह भी हो सकता है कि स्पीड रिवर्स हो, तब मैं माइनस यूज करूंगा। जैसे कि देखिए इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुनिए। इसी क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन ऑपरेटिंग इन क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड 4, ये कह रहा है जब क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4 में ऑपरेट करोगे देन t इक्वल टू, उस केस में जो t है वो कितना बताइए? -400 माइनस 0.4 है। ये कह रहा है क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये टॉर्क है और इसमें भी ये टॉर्क है। नहीं, टॉर्क क्या है? एक मिनट को भी, हाँ, क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये टॉर्क है, मोटर टॉर्क। सुनिए क्या कर रहा है, व्हेन ऑपरेटिंग इन क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड 4 t इज इक्वल टू 400 माइनस 0.4 n, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम स्पीड इन क्वाड्रेंट नंबर 3। ये कह रहा है इसमें इक्विलिब्रियम स्पीड क्या आएगी आपको ये बताना। ये कह रहा है इसमें और इसमें जो टॉर्क है वो ये है। इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में जो मोटर टॉर्क है वो अलग दे दिया उसने, ठीक है, उसकी वैल्यू ये दे दी है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये और ये जोन, अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन सा जोन है बताओ? अगेन मोटरिंग है, बट ये कौन सा मोटरिंग है? रिवर्स मोटरिंग। इसका मतलब इस बार जो पहले यहां पे जो टॉर्क लग रहा था, सोचिए वो इधर लग रहा था, अब इसका क्या लगने लग गया? मोटर टॉर्क उल्टा हो गया। और स्पीड मान लीजिए इस तरफ थी, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ये फॉरवर्ड मोटरिंग था, ये रिवर्स मोटरिंग है। समझ रहे हो? यहां पे स्पीड फॉरवर्ड मोटरिंग में जिधर टॉर्क था उधर ही है, इसमें भी जिधर टॉर्क था उधर ही मेरी स्पीड है। बट क्योंकि टॉर्क उल्टा हो गया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी?
उल्टी हो जाएगी। तो अब आप लोड टॉर्क के बारे में बताओ। यहां पे जो लोड टॉर्क था वो इस तरफ था, तो यहां पे लोड टॉर्क क्या आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे मोटर टॉर्क अगर मेरा ये है तो लोड टॉर्क में क्या लूंगा बताओ, -200 लूंगा। समझ आया, क्लियर हुआ? क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड मोटरिंग है तो ये रिवर्स मोटरिंग है। रिवर्स मोटरिंग में मोटर टॉर्क उल्टा होगा तो लोड टॉर्क भी तो उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? तो आप बताओ यहां पे स्पीड क्या बनेगी, आप इसको बराबर कर दो किसके, -200 के। तो अगेन अगर मैं यहां से 0.4 n देखूं तो वो क्या बनेगा, वो 200 बनेगा, और n की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, 500 आरपीएम। समझ आया भाई, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए माइनस क्यों लगाया गया है, उसका मतलब समझिए। आप बोलोगे सर एक्टिव लोड टॉर्क है तो माइनस क्यों लगा रखा है? तो एक्टिव लोड टॉर्क क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड मोटरिंग से फॉरवर्ड ब्रेकिंग में जाओगे तब डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है? समझ रहे हो क्या आ रहा है? नेगेटिव आने दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या कह रहे हो, नेगेटिव आने दो, नेगेटिव आने दो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, दिक्कत क्या है, नेगेटिव आने दो, ठीक है ना? समझ गया मेरा पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मोटर स्पीड कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और इस एक्टिव लोड टॉर्क का क्या मतलब है। अब आप बोलोगे फिर तो सर कोई पैसिव वाला भी ले लो, तो उससे समझ आ जाएगा। तब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पैसिव हो। अच्छा, इसमें हमने देखो कोई ट्रांजिएंट टाइम नहीं निकाला है, इसमें हमने क्या किया बताओ, सिंपल स्टडी स्टेट स्पीड निकाली है कि इस क्वाड्रेंट में क्या होगी, इस क्वाड्रेंट में क्या होगी, इस क्वाड्रेंट में क्या होगी, ठीक है? तो स्टडी स्टेट स्पीड हमने निकाली है, ठीक है ना? चलिए मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, मैं रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पहले तो थोड़ा टॉर्क के बारे में थोड़ी जानकारी जाना बहुत जरूरी है। एक्टिव लोड टॉर्क एंड पैसिव लोड टॉर्क क्या होते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, सुनिए। कैलकुलेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ड्राइव। आपको बताना है स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा ड्राइव का, ये आपसे कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम, ये सब क्या होता है, ये ट्रांजिएंट टाइम होता है। मैंने आपको बताया था ट्रांजिएंट टाइम कौन से होते हैं, स्टार्टिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम, और दूसरा आपको मान लीजिए कोई लोड लग रहा है, कोई ट्रांजिएंट लोड लग रहा है, अचानक से कोई लोड अप्लाई कर दिया, तो एक स्टडी स्टेट से दूसरी स्टडी स्टेट में जाने वाला जो टाइम होता है वो भी ट्रांजिएंट टाइम के अंडर ही आता है। तो सुनिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ड्राइव ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। और पैरामीटर क्या दे रखे हैं, जे की वैल्यू दे रखी है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओके। टॉर्क जो दे रखा है, मोटर टॉर्क, दैट इज 15 प्लस 0.5 ओमेगा एम, और जो लोड टॉर्क दे रखा है दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6 ओमेगा एम। ये दे रखा है दोस्तों, आपको बताना है स्टार्टिंग टाइम कितना लगेगा, मोटर को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें तो कोई सिंपल है ये दो क्वेश्चन, कैसे जरा देखिए। पहले तो स्टडी स्टेट स्पीड निकाले, स्टडी स्टेट स्पीड बताइए, स्टडी स्टेट स्पीड क्या बनेगी बताओ। यहां से अगर मैं निकालूं, दोनों को बराबर कर दो, तो अगर मैं बराबर करूंगा तो ये बनेगा 15 प्लस 0.5 ओमेगा एम, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 प्लस 0.6 ओमेगा एम। तो यहां से क्या बन गया, यहां से 10 इज इक्वल टू 0.1 ओमेगा एम, एंड ओमेगा एम विल बी इक्वल टू 100। ये मेरे पास क्या आ गया, स्टडी स्टेट स्पीड आ गई। बोलिए दोस्तों, सही बात है, इट इज स्टडी स्टेट स्पीड। इसका मतलब मुझे, और स्टार्टिंग का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब मुझे कहां से कहां तक जाना है, 0 to 100 रेडियन पर सेकेंड तक जाना है। बट सुनिए, मैं 100 तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें पहुंचने तक इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि जो मेरी इक्वेशन बनेगी टॉर्क इक्वेशन, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं समझे? उसका जो एक्सप्रेशन आएगा, स्पीड का जो टाइम के साथ फंक्शन बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, और स्टडी स्टेट में पहुंचने के लिए फिर इनफाइनाइट टाइम चाहिएगा। जैसे आप कैपेसिटर इंडक्टर में नहीं करते हो, स्टडी स्टेट में करंट या को राइज करने में कितना टाइम लगता है, सेम वही चीज, ठीक है। तो ये बनेगा t माइनस TL, ठीक है भाई। हाँ, तो आप जरा देखिए अब कैसे निकालेंगे। पहली बात तो यहां तक नहीं जाएंगे हम लोग, कहां तक जाएंगे, 95 रेडियन पर सेकंड तक, 95 रेडियन पर सेकंड तक जाएंगे, ठीक बात है भाई। तो अब बताइए, यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा, एक तरफ तो डी ओमेगा आ गया, और J डिवाइड बाई T माइनस TL इज इक्वल टू dt। बोलिए ना, ठीक है,
मैं इसको नीचे ले आया, dt को उधर ले गया और यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर t टाइम तक। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 95। ध्यान देना ये d ओमेगा है तो ओमेगा में ही लिखनी है स्पीड भी, करेक्ट। अब आप बताइए j की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी है, 10 इंटीग्रेशन d ओमेगा डिवाइड बाई t माइनस टी एल करो, दिस माइनस दिस करो, तो क्या बनेगा 10 माइनस 0.1 ओमेगा m, ठीक है। और 0 से लेके 95 तक एंड दैट विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा t, इधर तो t आ जाएगा और मैं इसको t स्टार्टिंग लिख दूं, t स्टार्टिंग, बोलिए दोस्तों स्टार्टिंग में जो टाइम लगेगा। अब आप बताइए ये क्या बनेगा, 100 कर देता हूं, ये डेसिमल 10 एलसीएम ले गए, एक बार देख लो भाई, और ये और माइनस कॉमन ले लेता हूं और ये बन गया डी ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा माइनस 10। आप बोलोगे सर माइनस क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने इसको आगे पीछे कर दिया ना, और 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 100 आएगा भाई, ठीक है, इक्वल टू टी स्टार्टिंग, टी स्टार्टिंग। तो आप बता सकते हो कितना टाइम लगेगा, यहां से ln में आ जाएगा माइनस 100 ln, क्या बनेगा ओमेगा माइनस 100, और लिमिट क्या हो जाएगी बताइए, 0 से 95। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, ठीक है, तो माइनस 100 ln, अपर लिमिट करोगे तो -5 आएगा, डिवाइड बाय लोअर लिमिट करोगे तो -100 आएगा। तो आप बता सकते हो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, इसकी वैल्यू बताइए क्या बनेगी, जल्दी करें भाई, जल्दी निकालिए, देखिए कितना टाइम आया स्टार्टिंग टाइम। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, करें भी, है जी 299.57 सेकेंड्स, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन तो नहीं है बट मेरे पास आंसर जरूर है, ठीक है। तो आंसर इज 299.57, ठीक है ना, इट इज करेक्ट। बोलिए भाई समझ आया आपको, तो आप बोलोगे सर इसमें भी कोई मुश्किल पार्ट तो था नहीं, लेकिन आप देखिए स्टार्टिंग टाइम कैसे निकालते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जो लो टॉर्क में ये जो टॉर्क है ये किसका फंक्शन है बताइए, इज फंक्शन ऑफ स्पीड, और ये कांस्टेंट है। मतलब ये कौन सा है, मैंने आपको बताया था जो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्कस टॉर्क, इट इज विस्कस टॉर्क, स्पीड के हिसाब से बदल गया, और ये कांस्टेंट है। जैसा कि लिफ्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि लिफ्ट में क्या होता है, अगर लिफ्ट स्लो चल रही है, बहुत ज्यादा स्लो है, तो कांस्टेंट टॉर्क होगा, होस्ट टाइप के जो लोड होते हैं ना, और अगर मान लीजिए उसकी स्पीड थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर दूं तो एयर जो है उसको निकलने नहीं देगी। जैसे कोई भी चीज पिचकारी खींचते हो तो वो बीच की जो उसका होता है ना वो निकलने नहीं देता, तो बेसिकली ये विस्कस टॉर्क, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर इसमें ओमेगा स्क्वायर टाइप आ जाता ना, यहाँ पे अगर कोई ओमेगा स्क्वायर टाइप और आ जाता तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। इस केस में फिर न्यूटन नेप्सन या रंगा कुट्टा मेथड या ये सब करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मुश्किल हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो खैर फिलहाल प्रॉब्लम सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ आया। मैं रब कर दूं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देखो हमने स्टार्टिंग टाइम निकाल दिया कि किस तरह से मोटर कितने टाइम में स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग टाइम में फिर एनर्जी लॉस भी तो होगी, बिल्कुल लॉस होगी। तो आप एक काम करो, एनर्जी लॉस निकालने का क्या बेस्ट वे है, खासकर वाइंडिंग के अंदर एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे। एनर्जी लॉस अगर मुझे निकालनी हो तो वाइंडिंग में एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे। आप जानते हो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है और करंट का क्या होता है, स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई। ये पावर लॉस हो जाएगा इनटू ये कर दो और 0 से लेकर टी स्टार्टिंग कर दो, क्योंकि आपने को स्टार्टिंग टाइम में निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग टाइम निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें करंट को देखना है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। करंट को देखना है कि करंट जो है स्टार्टिंग में कितना करंट था, बाद में कितना करंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 स्पीड थी और बाद में क्या स्पीड थी बताइए, ओमेगा एम जो भी थी स्टडी स्टेट, ठीक है, कितनी थी बताओ, है जी, कितनी थी, 100 नहीं देखेंगे, कितनी देखेंगे, 95, क्योंकि 100 तक पहुंचने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है मेरा, ये टाइम मैंने निकाल लिया, और इसमें मैंने करंट जो है वो कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है, कि 0 स्पीड पे क्या करंट था, इस स्पीड पे क्या करंट है, उसको हमने देख लिया। फिर हमें क्या करना है, करंट का स्क्वायर को प्लॉट करना है। तो करंट के स्क्वायर को प्लॉट कर दो, ठीक है, और टाइम एक्सिस पे प्लॉट कर दो। मतलब मैंने हालांकि स्पीड लिखा है कि यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज 95 रेडियन, बट असल में मैं ये एक्सिस जो लूंगा वो
टाइम एक्सेस लूंगा कि 0 टाइम पे ये थी और ये कौन सा टाइम था, इट इज टी स्टार्टिंग। हालांकि एक्चुअल टी स्टार्टिंग टाइम तो इन्फाइनाइट लगेगा, बट ये टी स्टार्टिंग है जहां पे ओमेगा एम कितना हो जाए 95। तो मैंने देख लिया कि करंट का स्क्वायर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। अब एक काम करूंगा, मैं आर को बाहर ले लेता हूं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और मैं क्या करूंगा, करंट का स्क्वायर जो है उसका एरिया निकाल दूंगा। कहां से कहां तक का, टी स्टार्टिंग तक, ये एरिया ही तो है। तो इसका अंदर करंट का जो स्क्वायर मैंने प्लॉट किया है इसका एरिया निकाल दो आप, यहां तक का एरिया निकाल दो, तो उस एरिया को आर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस्ट इन ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम में जो एनर्जी लॉस होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बस ये प्लॉट चाहिए, इसका एक्सप्रेशन चाहिए कि करंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को कि एनर्जी लॉस जो है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया। हालांकि एनर्जी लॉस पूछा नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी लॉस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोटर का। आपको बस करंट वर्सेस स्पीड चाहिए, और आप देख लो कि जो स्पीड है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। कितने टाइम में स्पीड आपकी इनिशियली 0 थी, यहाँ पे ओमेगा एम कितना है 0, और 95 तक कितनी टाइम में पहुंच रही है, उसके हिसाब से करंट प्लॉट कर लो। तो वैसे ही वही जो कर्व है वो टाइम का भी बन जाएगा। 0 टाइम पे स्पीड ये थी तो करंट देख लो क्या था, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट आप निकाल लो क्या होगा, ठीक है ना। समझ गया भाई। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए ड्राइव हैज फॉलोइंग पैरामीटर। एक ड्राइव है मेरे पास, उसके पैरामीटर दे रखे हैं, J इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड मोटर टॉर्क इज इक्वल टू, जो टॉर्क दे रखा है दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 0.05 N। ये मेरा मोटर टॉर्क दे रखा है। एंड जो लॉ टॉर्क है वो आपको दे रखा है 5 प्लस 0.06 N। ये मेरा लॉ टॉर्क है। आपसे क्या पूछा है, इनिशियली द ड्राइव इज वर्किंग इन स्टडी स्टेट। इनिशियली क्या है बताइए, इनिशियली स्टडी स्टेट में है। ड्राइव इज वर्किंग इन स्टडी स्टेट, इनिशियली स्टडी स्टेट में है, ओके। नाउ द ड्राइव इज ब्रेक्ड बाय इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब हमें क्या करना है, हमें ब्रेक लगाने हैं, तो हमें ब्रेकिंग करना पड़ेगा। मोटर को हमने ब्रेक किया है, रोकना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मैं सहारा ले रहा हूं, ठीक है। यूजिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग हम इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो ब्रेकिंग जोन में ये कह रहा है कि मोटर का जो टॉर्क है वो हमने उल्टा कर दिया। क्या, जो मोटर टॉर्क है दैट विल बिकम -10 माइनस क्या बन जाएगा बताइए, 0.01 N। ये दे रखा है, ठीक है। ये है आपका मोटर टॉर्क, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ड्राइव टू स्टॉप। पहले हमने स्टार्टिंग टाइम निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप करने का टाइम निकाल रहे हैं कि कितनी देर में स्टॉप होगा। तो मुझे ये बताया कि पहले सबसे पहले इनिशियल स्पीड निकालते हैं। क्या होगी इनिशियल स्पीड, जो स्टडी स्टेट में काम कर रहा था तब किस स्पीड पे काम कर रहा था। तो ये दोनों बराबर थे उस टाइम, तो बराबर थे, तो इसका मतलब क्या करें बताओ, 15 प्लस 0.05 N मस्ट बी इक्वल टू क्या कर दो, 5 प्लस 0.06 N, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू 0.01 N, और यहां से N की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी 1000 RPM आ गई। बोलिए दोस्तों, इसका मतलब जो मोटर की जो स्पीड है वो 1000 RPM है। मोटर जो है वो 1000 RPM से घूम रही है अंडर स्टडी स्टेट, और उसको कहां पे आना है आप बताओ, उसको रुकना है। तो इसका मतलब टू स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब 1000 RPM से कहां पे आना है, उसको 0 पे आना है। लेकिन मुझे ब्रेकिंग करनी है, तो ब्रेकिंग करेंगे तो इसका मतलब ये जो लो टॉर्क है, अब ये चेंज कर दिया मैंने, अब ये हो गया लो टॉर्क, मैंने चेंज कर दिया दोस्तों। मेरा जो लो टॉर्क है वो, सॉरी मोटर टॉर्क अब मेरा ये हो गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा मोटर टॉर्क चेंज हो गया तो क्या लोड टॉर्क सेम रहेगा क्या, जरा सोचिए। अगर मैं मोटर टॉर्क को रिवर्स कर दूंगा तो क्या लोड टॉर्क को मैं सेम लेके चलूंगा क्या, बताओ। जीरो के बाद लोड टॉर्क चेंज होगा ना सर। है जी, जब जीरो के बाद रिवर्स घूमना स्टार्ट करेगी तब लोड टॉर्क चेंज होगा। हाँ, मतलब वो तो तब होगा ना जब आपका लोड को आप कैसा मान रहे हो, पैसिव लोड मान रहे हो, कि पैसिव लोड जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है। तो मोशन तो स्टिल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, 1000 RPM उसी डायरेक्शन में घूम रही है मोटर। तो इसका मतलब जो लोड टॉर्क है, मैं एक काम करता हूं, उसको क्या मान लेता हूं 1 मिनट के लिए,
सेम ही मान लेता हूं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क उल्टा कर दिया। लॉ टॉर्क मेरा सेम है, मैं मान लीजिए ये मान लेता हूं 5 प्लस 0.06 n। सही बात है। अगर पैसिव लोड है तो मुझे पता नहीं पैसिव लोड है कि नहीं है, तो यहां से जरा n की वैल्यू बता सकते हो क्या बनेगा? 0.07 n इज इक्वल टू क्या बन गया? -15। तो n की वैल्यू क्या बनेगी? -1500 डिवाइड बाई 7। ये स्पीड होगी भाई, है जी, जो भी आएगी -214। बट ये तो तब है जब मेरा लोड जो है, लोड कैसा है बताइए? पैसिव है। बट सोचिए अगर मैं ये बोलूं कि जो लोड है जब मोटर उल्टा रोटेट करेगी तो क्यों ना मैं लोड टॉर्क को भी सेम मान लूं? नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब क्या करें, जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहां तक तो पहुंचेंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं पहुंचेंगे बताओ? क्योंकि स्पीड मेरी 0 तक होगी। तो बताओ क्या इक्वेशन लिखे? मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? सबसे पहले बताओ, जे कितना है? 10 इंटीग्रेशन, बताइए क्या होगा? डी ओमेगा एम, और 1000 से कहां तक आना है आपको? 0 तक। 1000 से 0 तक आना है, ठीक है। अब बताओ नीचे क्या लिखोगे? टी माइनस टी, ठीक है। तो टी मेरा ये है और टीएल मेरा ये है, तो बताओ क्या बनेगा ये? टी माइनस टीएल करोगे तो बोलो भाई, -10 माइनस 0.01 n -5 माइनस 0.06 n। अच्छा ध्यान देना इस बार, जो n है वो किस में है? आरपीएम में है। लेकिन ये किस में है? ये किस में है? अच्छा ये भी आरपीएम में लिखना है, तो इनको लिमिट को चेंज करो, किस में? 2π/60 कर दो इसको, ये रेडियन में होगी लिमिट। लेकिन ये भी तो रेडियन में होना चाहिए। n की जगह पे क्या आना चाहिए? ओमेगा। n की जगह ओमेगा आना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इसी को n में कन्वर्ट कर दे दो। इसको यहां पे लिमिट नहीं डालते हैं, इस ओमेगा m को n में ही कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? इसको यहां पे n लिख देते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाई n को ओमेगा में कैसे चेंज करते हैं? 2π/60, तो पाई बाई क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या कहते हो भाई? ओमेगा m था ना, हम जानते हैं ओमेगा m क्या होता है? आरपीएम इंटू 2π/60 होता है। तो ओमेगा m की जगह मैंने ये पुट कर दिया, ये बाहर आ गया मेरा, नहीं समझे? अच्छा तो लिमिट भी अब आरपीएम में ही आ गई, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पे टी स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप होने का जो टाइम है वो आप निकल के आ जाएगा। बोलिए भाई, जरा कैलकुलेट करेंगे। इसका माइनस बाहर ले लेना और ये डेसिमल हटा लेना पहले, ठीक है। एक बार जरा करो, जरा देखो क्या आंसर आ रहा है। मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, एक बार जरा कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है, जरा देखो। मैंने स्टेटमेंट तो सही लिखी है ना, एक बार जरा देख लेता हूँ। 15 TL 5, ठीक है, करो भाई। मेरे हिसाब से मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, एक बार चेक कर लो। एक है 15 और एक है कितना 5 पॉइंट, लेकिन तो उल्टा हो गया ना। एक मिनट, मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया भाई, एक बार रुको भाई, मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी भाई। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट ठीक कीजिए, जरा रुकिए। ड्राइव हैज पैरामीटर 10 ये दे रखा है, लोड टॉर्क ये दे रखा है 15 प्लस 0.5 n एंड दिस इज 5 प्लस 0.06 n, ये ठीक है। Where n is the speed in RPM. Initially the drive is working on a steady state. Now the drive is braked by electrical braking. The torque of the motor in the braking zone is -10 minus 0.04 n है भाई, यहाँ पे 0.4 n कीजिए, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ड्राइव टू स्टॉप। अब ये करना है कि ड्राइव को स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है भाई। तो यहाँ पे 0.04 है, तो पहले तो स्टडी स्टेट तो इतनी से निकलेगी ना, वो तो ठीक निकाली हमने 1000। अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग टॉर्क है, मतलब मोटर के टाइम जो ब्रेकिंग जोन में वो टॉर्क, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 0.04 आएगा। और मैं लोड टॉर्क को सेम ही मान के चल रहा हूं, मैं पैसिव मान के चलूंगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि लोड टॉर्क जो है मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। मोशन तो अभी भी स्टिल पॉजिटिव है, ठीक है, इनर्शिया से मोटर घूम रही है ना, 1000 आरपीएम पे पहले घूम रही थी, उधर ही घूम रही है अभी भी।
तो हाँ, तो बताइए ना क्या आंसर आया इससे। और एन की वैल्यू पे चेंज रहेगा, एन की वैल्यू कौन सी, ये वो ऊपर वाली लिमिट। नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना मुझे, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो वो स्पीड है जो ब्रेकिंग के बाद क्रॉस करके आगे जाएगा तब, ठीक है। और सही बताओ ये वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मोटर की ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग के बाद जब जीरो से उल्टा होगा तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, नहीं समझे? ये तो तब तक ऐसा है जब तक आपका मोशन क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे मोशन उल्टा होना शुरू हो जाएगा तो ये टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ये पैसिव लोड है ना, ये अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। तो नई जो स्पीड आएगी वो इसके भी माइनस लगा के करेंगे, उससे आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी, क्योंकि ब्रेकिंग के बाद नया जोन आ जाएगा, रिवर्स मोटरिंग। भाई फिलहाल तो जरा देखो, 1000 स्पीड से इधर घूम रही है और मोटरिंग मोड में काम कर रही थी, लोड टॉर्क मेरा इधर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, और स्पीड मेरी इधर थी, मोटरिंग मोड में काम कर रहा था, और जो मोटर टॉर्क था वो भी मेरा इधर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इनर्शिया से ये स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम, क्योंकि मोटर टॉर्क भी इधर है, लोड टॉर्क भी इधर है। लोड टॉर्क आप बोलोगे सर इधर क्यों है, बिकॉज ऑफ मोशन का क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। अब सुनो, स्पीड क्या होगी, जीरो तक आएगी, जीरो आने के बाद ये इधर घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इधर घूमना स्टार्ट होगी, लोड टॉर्क जो है क्योंकि पैसिव टाइप का है, वो क्या कर लेगा, अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। तो इस डायरेक्शन में फिर से मोटरिंग जोन आ गया, फिर से, क्योंकि मोटर का टॉर्क जो है वो इधर है और मोटर की जो स्पीड है वो भी रिवर्स हो गई है, तो इसका मतलब फिर से क्या बन गया, रिवर्स मोटरिंग जोन बन गया। तो नई स्पीड जब निकालोगे रिवर्स मोटरिंग में तो इसके आगे भी माइनस करना पड़ेगा, तो वो जो हमने स्पीड निकाली थी वो ठीक नहीं थी, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आप मिस्टेक नहीं कर, बट अपने को जरूरत ही नहीं उस चीज की, अपने को तो जीरो तक ही जाना है ना। तो आप बताओ भाई कितना टाइम बनेगा, ये स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, जरा निकालिए, स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी करें भाई। उसके बाद एक और क्वेश्चन करना अपने को, और ध्यान देना ये एन में था तो मैंने यहां पे डी एन किया है, इसलिए π/30 आएगी। तो क्या बन गया बताओ, ये माइनस को मैं ले लूं मैं इससे, ये कट गया यहां से, तो π/3 1000 से लेके n तक, 1000 से लेके 0 तक। आप बोलोगे सर आपने इस बार 95% नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस बार हम स्टडी स्टेट पे थोड़ा जा रहे हैं, इस बार तो हम बीच में जीरो पे ही रुक गए। असल में मोटर तो जब टॉर्क उल्टा होगा तो उल्टा रिवर्स में, पहले इधर घूम रही थी, फिर इधर धीरे धीरे स्लो होगी, रुकेगी, और फिर उल्टा स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। तो हम स्टडी स्टेट में रिवर्स डायरेक्शन में जा कहां रहे हैं, हम तो जीरो पे ही रुक गए, इसका मतलब जीरो तक का ही टाइम चाहिए। हाँ तो बताइए ना क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dn डिवाइड बाई कितना बनेगा बोलिए, 15 प्लस 0.1 n, 0.4 ये 0.06 ये 0.1 बन जाएगा ना। और ये मैंने बाहर ये ले लिया। अच्छा अब मैं काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं 150 n प्लस 150 और यहां पे 10 से गुना कर देता हूं, तो यहां पे 10 लिख देता हूं, सही है। तो बताओ क्या आंसर आएगा, 21.33 सेकेंड। एक बार चेक कर लेता हूं मेरे पास क्या आंसर है, हाँ जी दैट इज करेक्ट, 21.33 सेकेंड, ठीक है भाई। बोलिए, आसान क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो डिफॉल्ट में हम क्या मानेंगे, लोड टॉर्क को, पैसिव लोड टॉर्क। हम मानेंगे कि लोड टॉर्क जो है मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है, मोशन को ऑपोजिट हम लोग लोड टॉर्क को लेके चलेंगे इनिशियली, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मैं रब कर दूं भाई। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, अगला क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, स्टार्टिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम, ठीक है, ये सब हम यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास। ए ड्राइव हैज फॉलोइंग पैरामीटर, जे दे रखा ड्राइव का, दैट इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लोड जो मोटर टॉर्क है दैट इज 15 माइनस 0.01 n, ये मेरा मोटर टॉर्क है। एंड द पैसिव लोड टॉर्क इज, इस बार इसने जानबूझ के पैसिव लिखा है, पैसिव लोड टॉर्क that will be equal to 0.005 n, 0.005 n. n is in rpm. Initially the drive is operating under steady state. Initially क्या है बताइए, इनिशियली स्टडी स्टेट में ऑपरेट कर रही है, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है ये, नाउ इट इज टू बी रिवर्स्ड, हमें इसको रिवर्स करना है।
for this motor characteristics is altered such that t equal to minus 15 minus 0.01 n। ये कह रहा है हमें मोटर को रिवर्स करना है। इनिशियली स्टडी स्टेट में n की वैल्यू कुछ पॉजिटिव रही होगी, अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है स्पीड को, ठीक है। हाँ जी, तो टॉर्क मैंने चेंज कर दिया, आपको पूछा है टाइम टू रिवर्सल। टाइम टू रिवर्सल क्या आएगा, एक तो ये बताना है, दूसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टडी स्टेट स्पीड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टडी स्टेट स्पीड आपको ये भी बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है अभी, जरा देखिए क्या कह रहा है। ये मेरा मोटर का टॉर्क है और लोड टॉर्क जो है वो पैसिव टाइप का लोड है, वो ये दे रखा है। पैसिव लोड क्या होता है बताओ, जो मोशन को अपोज करता है, ठीक है, मोशन को जो अपोज करेगा। तो फिलहाल पॉजिटिव स्पीड है, तो बता सकते हो पॉजिटिव स्पीड क्या आएगी स्टडी स्टेट में, 15 माइनस 0.01 n मस्ट बी इक्वल टू क्या कर दो 0.005 n। लोड टॉर्क और आपका जो ये है इनको बराबर कर दो, तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी बताओ जरा, 15 डिवाइड बाई 0.015। बोलिए दोस्तों, ये मेरे पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ जाएगी, बताइए क्या आएगी, बोलिए। है जी 1000 आरपीएम, बहुत बढ़िया भाई। तो फिलहाल जो है वो 1000 आरपीएम है, ठीक है। तो ये मेरे पास तो पॉजिटिव स्पीड आई है 1000 आरपीएम। अब मुझे क्या करना है बताइए, अब मुझे कौन सी स्पीड निकालनी है जी, है जी, अब मुझे नेगेटिव स्पीड निकालनी है ना। हाँ, तो मैं एक बार चेक कर लूँ, पॉजिटिव स्पीड का जो आंसर है मेरे पास वो 1000 होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। सो इसने आंसर जो है पॉजिटिव स्पीड का वो तो दिया ही नहीं, वो तो नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए। तो ये आ गया मेरे पास 1000 आरपीएम। नेक्स्ट अब सुनिए क्या है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, टोटल कितने क्वेश्चन कर दिए, एक मिनट में देख लेता हूं भाई, फोर्थ है ना ये? हाँ जरा देखिए भाई, तो एन की वैल्यू आ गई। अब नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव के टाइम टॉर्क ये है कितना, -15 माइनस 0.01 n एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब रिवर्स में मोशन है, आप सोचिए रिवर्स में टॉर्क है तो स्टडी स्टेट में मोशन भी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फिर ये भी रिवर्स हो जाएगा। नहीं समझे, क्योंकि ये मोशन के ऑपोजिट है ना, पैसिव लोड है। पैसिव लोड क्या होता है, मोशन को अपोज करता है। तो मोशन अब रिवर्स हो चुका है स्टडी स्टेट में, क्योंकि नेगेटिव स्पीड हो चुकी है स्टडी स्टेट में, बीच में कहीं पे रुका होगा और फिर नेगेटिव आई होगी, समझ रहे मेरा पॉइंट। तो उस टाइम जो है ना ये नेगेटिव हो चुका है। तो कितना बनेगा बता सकते हो अब आप, बोलिए। इससे जो स्पीड आएगी आरपीएम वो बताइए कितने बनेगी, इज इक्वल टू -15। -1000 आ गई। बोलिए दोस्तों, देख लो -1000 कहां पे आएगी, -3000 आएगी भाई। एक बार देखो, -3000 आएगी, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी भाई, मैंने गड़बड़ कर दी है। -3000 नहीं होना चाहिए, मेरे पास क्या आना चाहिए, -1000 आना चाहिए। क्यों, ये प्लस ही आएगा। अब आप सुनिए प्लस क्यों आएगा, क्योंकि जब स्पीड नेगेटिव होगी तो अपने आप बाई नेचर नेगेटिव हो जाएगा। ये नहीं समझे, इसमें अलग से माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। माइनस लगा दिया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एक और, क्योंकि ऑलरेडी n माइनस और एक माइनस यहां पे लगा दिया। नहीं समझे, अगर n उल्टा होगा तो अपने आप ही अपना साइन बदल लेगा ना। नहीं समझे, तो इसका मतलब प्लस ही करो भाई। मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सारे अनसोल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इस तरह की मिस्टेक होती है, हम इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, बट ये तो बाई नेचर नेगेटिव हो जाएगा ना, n उल्टा होता ही। नहीं समझे, हाँ तो बताइए ना क्या बनेगा, ये 0.005 n और यहाँ पे 0.0, तो ये बन जाएगा 0.015 n विल बी इक्वल टू -15। तो n की वैल्यू क्या बनेगी, -1000। बोलिए भाई, -1000 आरपीएम, ठीक है, -1000 आरपीएम। क्लियर है भाई।
देख लो कोई दिक्कत है तो। हाँ, तो अब मुझे पता चल गया कि 1000 से -1000 पे आना है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको 1000 से 1000 पे आना है तो स्टडी स्टेट स्पीड तो अब बाद में ये है, लेकिन हमें पता है कि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। तो हम कौन सी स्पीड लेके चलेंगे बताओ, -950 आरपीएम। समझ आया, -950 आरपीएम। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है। कैसे, जरा देखिए इंटीग्रेशन में क्या आएगा। अब मुझे टाइम निकालना है ना, तो मैंने दोनों स्पीड निकाल दी, ठीक है। अब मुझे निकालना है टाइम टू रिवर्सल, रिवर्स होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान से देखो, पैसिव लोड टॉर्क में नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है अब मुझे, ठीक है। क्यों लेके नेगेटिव लेके जरूरत नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू नेगेटिव हो तो अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का ना देता, कुछ मान लीजिए समथिंग माइनस करके देता, तब मुझे क्या करना पड़ता, उधर ही रख दो आप, ठीक है। हाँ जी, अगर मान लीजिए क्या क्या होता बताइए, अगर मान लीजिए कुछ समथिंग माइनस करके देता फिर उल्टे करते, क्योंकि उस केस में एन नेगेटिव होगा तो हो सकता है पॉजिटिव ही रहे। जैसे मान लीजिए ऐसे दिखा होता 5 माइनस 0.005 n। तो अब अगर n नेगेटिव होगा तो ये इतना नहीं रहेगा, उल्टा होना चाहिए, फिर रिवर्स होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ना। समझ रहे मेरा पॉइंट। तो इन दैट केस फिर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। बट इस बार तो नेगेटिव साइन इसके अंदर ही छुपा हुआ है, n उल्टा करोगे तो अपने आप उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब तो मैं कहां से करूंगा, इनिशियली कहां पे था, 1000 पे था, इनिशियली 1000 आरपीएम पे था, ठीक है। और मैं कहां पे जा रहा हूं, -950 पे जा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, जे की वैल्यू कितनी है 1, और मैं यहां पे π/30 भी कर देता हूं, क्योंकि मैं dn लिख रहा हूं यहां पे, dn डिवाइड बाई, बताओ क्या बनेगा, TL माइनस टी माइनस TL। टी मेरी ये वैल्यू है और TL मेरी ये वैल्यू है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 15 माइनस 0.015 n। बोलिए दोस्तों, और -15 आ गया यहां पे, सही है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा t, ये मेरा t आ जाएगा। तो अब बताओ जरा क्या वैल्यू आएगी। माइनस को यहाँ पे मैं काम करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, है ना, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार, या मैं 15 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या कहते हो बोलो, निकालो ना यार आप, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालिए भाई, क्या बनेगी। मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो मैं बता देता हूं। यहां से t जो आएगा दैट विल बी 25.75 सेकेंड, ये आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। इसको आप चेक कीजिएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये टाइम जो है ये रिवर्सल में टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए, पैसिव लोड है, ये अपने आप साइन बदल लेगा, तो इसमें अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये एक्टिव लोड होता तो, एक्टिव लोड होता तो क्या करना पड़ता, अगर आप ब्रेकिंग जोन से मोटरिंग, रिवर्स मोटरिंग में जा रहे हो, तो रिवर्स मोटरिंग में लोड टॉर्क उल्टा होगा, सॉरी मोटर टॉर्क अगर उल्टा होगा तो लोड टॉर्क भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता। अगर ये एक्टिव लोड होता ना, सुनिए, अगर ये एक्टिव लोड होता फिर क्या करते बता देना। एक्टिव लोड के केस में जब रिवर्स मोटरिंग आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उल्टा हो जाता है, ये जो टॉर्क था ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो उस केस में फिर वो भी क्या होगा बताओ जरा, जो लोड टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी उल्टा हो जाएगा। बट इस तरह के जो लोड में एन नेगेटिव करोगे तो अपने आप बाई नेचर क्या आई है, नेगेटिव है, आप समझ रहे हो। जैसे हमने एक एक्टिव लोड का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने +200 और -200 लिया था, याद है। तो +200 का मतलब क्या है, वो किसमें, फॉरवर्ड मोटरिंग में, और -200 मतलब रिवर्स मोटरिंग में, समझ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है एक्टिव लोड टॉर्क का। पैसिव लोड टॉर्क अगर इस तरह का दे रखा तो इसमें तो ऑलरेडी जब एन नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, इसको अलग से नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब आते हैं, अब यहां पे ये टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूं, ट्रांजिएंट टाइम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे 3-4 मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, और अगला जो टॉपिक है वो है मेरे पास स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, अब आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं। तो ऑपरेटिंग पॉइंट में कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए ये बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास ये है टॉर्क और ये है स्पीड, और टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की है,
और जो मेरा लोड टॉर्क है वो इस तरह का है, मान लीजिए ये मेरा है लोड टॉर्क, कांस्टेंट लोड टॉर्क है, और मोटर का जो टॉर्क है वो इस तरह का है। अब यहाँ पे दो ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट देखा जाए तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं बताइए? ऑपरेटिंग पॉइंट वो होता है जहां पे टीई और टीएल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसका मतलब वहां पे स्पीड क्या आएगी, कांस्टेंट। इसका मतलब वहां पे मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहेगी, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। बट जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा दैट मे बी स्टेबल और अनस्टेबल। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं इस तरह का, अगर मान ली मैं ले लूं यहां पे कोई बॉल है और यहां पे कोई बॉल है, अगर मैं यहां पे बॉल को किक करूंगा तो वापस घूम फिर के यहीं पे आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यहां पे अगर मैं मान लीजिए किक मारूंगा, यहां पे भी रुका हुआ है, यहां पे बॉल रुकी हुई है, यहां पे किक मारूंगा तो वापस घूम के वहीं आ जाएगी, बट यहां पे किक मारूंगा तो घूम के नहीं आएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। इट इज अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। क्लियर अभी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो, अब यहां पे भी मेरा एक ऑपरेटिंग पॉइंट है और यहां पे भी मेरा एक ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब कौन सा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है और कौन सा अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, अब हमें ये देखना है। और इसके ऊपर थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है मुझे, कि मैथमेटिकली अगर मैं चेक करना चाहूं, वैसे तो आप बता दोगे आप, ठीक है, कई सारे तरीके हैं, तो बट अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाऊं तो मैं कैसे इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाऊंगा कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ये कैसे चेक करें। तो ये सारी कहानी जो है ये नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे। तो अभी इस चैप्टर पे 2 एपिसोड और आएंगे दोस्तों, जिसमें नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ बताऊंगा आपको कि कैसे हम मैथमेटिकली चेक करते हैं और कैसे हम डायरेक्ट चेक देख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट एपिसोड में एक और जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लोड इक्वलाइजेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खासकर इंजीनियर्स के लिए, तो जो ड्राइव इंजीनियर होते हैं उनके लिए। बिकॉज जरूरी नहीं है कि, अगर मान लीजिए कई बार पीक लोड डिमांड होती है, मोटर से डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बट वो कुछ मोमेंट के लिए होती है, तो वो जो डिमांड है वो छोटी मोटर भी पूरा कर सकती है वो डिमांड। ठीक है, कितनी देर के लिए वो पीक लोड की डिमांड हो रही है और कितनी देर के लिए लाइट लोड की डिमांड हो रही है, उसके बेसिस पे हम लोग मोटर की रेटिंग को डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि कौन सी रेटिंग की मोटर हमें यहाँ पे लगाना सही रहेगी। तो लोड इक्वलाइजेशन बोलते हैं उस चीज को, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट एपिसोड में फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम यहीं पे रोक रहे हैं भाई, टाइम हो गया क्योंकि आज का। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोड इक्वलाइजेशन एंड इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। थ्योरेटिकली तो आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे हम चेक करते हैं, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसको कैसे देखेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।